हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेया ग्रेजुएशन क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर नंबर 4 इनफाइनाइट सीरीज़। इस चैप्टर में बेसिकली हमें टेस्ट स्टडी करने हैं। हर टेस्ट का अपना अलग रूल है और उसके ही बेस पे आपकी क्वेश्चंस है। तो अब तक हम जो टेस्ट पढ़ चुके हैं वो थे, सबसे पहले हमने पढ़ा डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, देन कॉचीज़ टेस्ट, रेबीज़ टेस्ट, लॉग टेस्ट और लास्ट वीडियो में था डी मॉर्गन्स एंड बीट्रान टेस्ट। ओके, तो इन सभी टेस्ट में एक बात कॉमन ये थी कि कोई भी टेस्ट लिमिट 1 पे मतलब लिमिट 1 जब हो जाती है तो ये सारे ही टेस्ट जो है वो फेल हो जाते हैं, कोई भी एप्लीकेबल नहीं होता। अब तक जितने भी टेस्ट पढ़े हैं कोई भी 1 पे एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आपने इनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस टेस्ट के बारे में। ओके, सो देखिए स्टेटमेंट क्या है गॉस टेस्ट की। इफ़ समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity an as a series of positive terms such that an by a of n plus 1 is equals to 1 plus lambda by n plus gamma n by n की पावर 1 plus delta, where delta is greater than 0 and gamma n is a bounded sequence, then the series summation an is convergent if lambda is greater than 1 and divergent if lambda is less than equals to 1। शुक्र है कोई तो टेस्ट ऐसा आया जो 1 पे भी एप्लीकेबल है। ध्यान रखना, गॉस टेस्ट क्या कहता है कि अगर लैम्डा की वैल्यू 1 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी ये डाइवर्जेंट होगा। देखिए सबसे पहले तो इस टेस्ट की जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी अलग है। अब तक हम जो स्टेटमेंट देख रहे थे वो क्या थी, an/an+1 था, या an/an+1 -1 था, या फिर क्या था n से मल्टीप्लाई करने के बाद -1 था, फिर दोनों साइड log n था। तो कुछ इस टाइप की स्टेटमेंट थी। बट गॉस टेस्ट की स्टेटमेंट देखो कुछ अलग ही है। an/an+1 क्या है, किसके इक्वल है, 1 प्लस लैम्डा बाय n प्लस गामा ऑफ n डिवाइड बाय n की पावर 1 प्लस डेल्टा। ये जो डेल्टा है ये क्या है, 0 से बड़ा है और ये जो है ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। तो ये जो हमारा आंसर है वो किस पे डिपेंड करेगा, इस लैम्डा पे। अगर ये लैम्डा 1 से बड़ा है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और अगर 1 है या 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट है। तो नोट कर लेना कि गॉस टेस्ट एप्लीकेबल है जब वैल्यू 1 है। तो एक बात हमें यहाँ से क्लियर हो जाती है कि अभी तक कोई भी टेस्ट लिमिट 1 पे एप्लीकेबल नहीं था, और हम जब भी क्वेश्चंस कर रहे थे तो टेस्ट फेल हो रहे थे। बट गॉस टेस्ट तो फेल ही नहीं हो सकता क्योंकि 1 पे भी एप्लीकेबल है, 1 से छोटे पे भी एप्लीकेबल है और 1 से बड़े पे भी एप्लीकेबल है। तो गॉस टेस्ट हर एक क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि 3 ही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोई वैल्यू 1 से छोटी आ सकती है, या 1 से बड़ी आ सकती है, या फिर 1 ही हो सकती है। और इसने तीनों के लिए ही रिजल्ट बता दिया। तो गॉस टेस्ट हर किसी के लिए एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? तो ये बात नोट कर लेना ज़रूर। अब देखो इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। हेयर इट इज़ गिवन, ये चीज़ हमें दे रखी है, ये हमने आज चीज़ लिख ली। अब क्योंकि जो हमें दे रखा है कि गामा एन क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है, तो हमने बाउंडेड की डेफिनेशन लगा दी है कि इसका मोड क्या होगा, लेस देन होगा किसी भी नंबर के से, या फिर उसके इक्वल होगा। अब क्या करो, दोनों साइड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दो और दोनों साइड डिवाइड कर दो इसको किससे, n की पावर 1 प्लस डेल्टा से। ठीक है, ये इसका प्रूफ है। आपको बस इस टेस्ट का प्रूफ बता रखा है कि कैसे करना है। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी कि ये सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा दी पहले, फिर इसका मोड ये था, डिवाइड कर दिया दोनों साइड n की पावर 1 प्लस डेल्टा से, और दोनों साइड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दी। तो जब हमने यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करी तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना बन जाएगा, 0। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन से देखो, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से देखिए an/an+1 ये इसके इक्वल था। अगर मैं -1 यानी कि इस 1 को यहाँ ले आऊँ तो an/an+1 -1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से वही वैल्यू को निकाल रखा है। ठीक है, ये वैल्यू को निकाल दिया। अब क्या करो, दोनों साइड n से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे लिख लो चाहे मल्टीप्लाई बाय n ऑन बोथ साइड। देखो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म ऐसे बन जाएगी। यहाँ पे जब इस टर्म को n से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ n आएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ यहाँ पे n आएगा। तो देखो ये क्या है, गामा ऑफ n डिवाइड बाय n की पावर 1 प्लस डेल्टा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n, यानी कि इस n की पावर नीचे की क्या बन जाएगी, -1,
तो गामा ऑफ एन डिवाइड बाय एन की पावर 1 प्लस डेल्टा -1, तो ये कट जाएगा, तो पावर क्या बचेगी, एन की पावर डेल्टा। ठीक है, उसके बाद देखिए जब हमने क्या किया, दोनों साइड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दिया, तो ये वाली टर्म के साथ तो ये टर्म आ गई, और जब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करोगे तो 1/∞ कितना बन जाएगा, 0। लैम्डा प्लस 0 कितना हो जाएगा, लैम्डा। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, लैम्डा की इक्वल आ गई। ठीक है, अब ये किसकी स्टेटमेंट आ गई, ध्यान से देखो ज़रा, एन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन इंटू ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 ये स्टेटमेंट होती थी रेबिस टेस्ट की। तो इस पर रेबिस टेस्ट के कंक्लूजन लगाएंगे हम, जो वो टेस्ट कहता था। तो रेबिस टेस्ट क्या कहता था, अगर लिमिट 1 से बड़ी आ जाए तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, और अगर 1 से छोटी आ जाए तो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। तो यहाँ पे लिमिट कौन है, लैम्डा। तो अब अगर लैम्डा 1 से बड़ा है तो ये ए एन कन्वर्जेंट होगा, अगर लैम्डा 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, और लैम्डा 1 पे जब 1 होता है तो रेबिस टेस्ट हमारा फेल हो जाता है। तो अब इस केस में क्या होगा, जब लैम्डा 1 के इक्वल होगा, तो देखिए ये टर्म थी हमारी, यहाँ पे लैम्डा को 1 पुट कर दिया, यहाँ पे लैम्डा को 1 पुट किया, ये वाली टर्म थी ना, देखो एन इंटू ये दिस, यहाँ पे लैम्डा को 1 पुट करोगे तो 1 प्लस गामा एन अपॉन एन की पावर डेल्टा ये बन जाएगा। अब इस -1 को यहाँ पे ले आओ, इस -1 को यहाँ पे ले आए, यहाँ पे सिर्फ ये वाली टर्म बच गई। दोनों साइड log n से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे log n से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, यहाँ पे log n से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। दोनों साइड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दो, तो ये वाली टर्म तो एज इट इज़ बन जाएगी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये बनेगा। अब देखो यहाँ पे ज़रा, ये नंबर हमने अभी ऊपर यहाँ पे ये वाला नंबर हमने किससे छोटा मान रखा था, गामा एन हमने किससे छोटा मान रखा था, के से छोटा मान रखा था। तो यहाँ पे ये लिख रखा है कि ये वाली टर्म जो होगी वो लेस देन रहेगी के से। इसको भी छोड़ो, देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करवाना है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी, है ना। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है तो हम क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल्स रूल लगाते हैं। उसका मतलब क्या होता है, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव नीचे। यहाँ पे क्या कर रखा है, के क्यों आया है, देखो log n का डेरिवेटिव करोगे क्या होगा, 1/n, और n की पावर गामा का डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या आएगा, सॉरी डेल्टा का, डेल्टा आगे आ जाएगा, n की पावर में से डेल्टा -1 हो जाएगा। और ये गामा n जो था इसका मॉड किससे लेस था, के से लेस था। तो हमने इसकी जगह बस क्या लिख दिया, गामा n की जगह कि ये किससे लेस है, के से लेस है। बाकी इस पर हमने गामा n लेस है के से, और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फिर हमने इस वाली पे लगा दिया। समझ में आया आपको, हमने इसको तो लिख दिया कि इससे लेस है, और फिर लिमिट n किस में अप्लाई कर दी, इस वाली टर्म में। इसमें अप्लाई करी तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही थी, तो हमने एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर दिया, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव नीचे। ठीक है, अब इस वाले जो डेल्टा है इसको बाहर ले लो, ये कि के भी बाहर है, ये डेल्टा भी बाहर है, अंदर क्या बच गया, 1/n, यहाँ पे 1/n बच गया, और नीचे क्या है, इसके नीचे भी n की पावर डेल्टा -1 यही है। तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी, तो n की पावर डेल्टा -1, और नीचे क्या बचेगा, n बचेगा। ठीक है, देखो ये 1/n है, ये 1/n है, और उसके नीचे n की पावर डेल्टा -1, यानी कि मैं लिख दूँ कि n की पावर डेल्टा -1/1 है। तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 1/n इंटू 1/n की पावर डेल्टा -1। तो बेस में तो पावर ऐड हो जाएंगी, डेल्टा -1 + 1 कितना बनेगा, n की पावर डेल्टा। अब इसमें फिर से लिमिट को n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दो, तो 1/∞ कितना बन जाएगा, 0, 0 इंटू समथिंग कितना होता है, 0। तो ये लिमिट किसकी इक्वल आ गई, 0 की इक्वल आ गई। अब ये जो स्टेटमेंट थी वो किसकी थी, अगर आपको ध्यान हो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n इंटू दिस टर्म -1 इंटू log n। ये स्टेटमेंट होती है हमारी डी मॉर्गन्स टेस्ट की, और डी मॉर्गन्स टेस्ट ये कहता है कि अगर लिमिट 1 से छोटी आ जाए तो सीरीज़ कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो अभी 0 क्या है, 1 से छोटा, तो इसका मतलब ए एन सीरीज़ कैसी हो जाएगी, 1 पे डाइवर्जेंट। तो रेबिस टेस्ट से कन्वर्ज कब कर रही थी, जब लैम्डा 1 से बड़ा था, डाइवर्ज कर रही थी जब लैम्डा 1 से छोटा था। ये केस कौन सा था, जब लैम्डा 1 के इक्वल है। तो इन तीनों टर्म्स को मिला दो, क्या कहेंगे हम, डाइवर्ज कब करेगी, जब लैम्डा 1 से छोटा है और 1 के इक्वल है, और कन्वर्ज कब करेगी, जब लैम्डा 1 से बड़ा है। बस ये था आपका गॉस टेस्ट। ठीक है, अब आ जाओ इसके दिमाग पे, ये ध्यान रखना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया वही चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। देखो, गॉस टेस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट विच कैन बी यूज इफ़ रेशियो टेस्ट फेल। जहाँ पे हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा वहाँ पे हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, गॉस टेस्ट। दूसरा पॉइंट, गॉस टेस्ट कभी भी फेल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तीनों पे ही एप्लीकेबल है।
ठीक है। उसके बाद कह रखा है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस टेस्ट एक्सपेंड an/an+1 इन द पावर्स ऑफ n एंड एज दिस इज दिस। देखो अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो किस तरह से करेंगे, हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे ना 1/n की पावर्स में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1 प्लस λ/n प्लस क्या लिखेंगे, उसके बाद 1 पावर तक इसको एक्सपेंड करेंगे, जो उसकी हायर पावर्स होंगी ना उसको हम o इंटू 1/n की पावर 1 प्लस डेल्टा कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप इस डेल्टा की वैल्यू को चेंज करोगे, सपोज अपने डेल्टा को 1 रखा तो 1 + 1 कितना बन जाएगा 1/n², 2 रखा तो 1/n³, 3 रखा तो 1/n की पावर 4। तो अदर टर्म्स यानी कि इसका मतलब क्या है, अदर टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ 1/n। तो इस o के अंदर यानी कि ये क्या है, जितनी भी n की हायर पावर वाली टर्म्स होंगी ना उसको हम इस तरह से लिख देंगे। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये आपको समझा रखा है, ठीक है, दिमाग आगे समझ। अब आ जाओ इसके एग्जाम्पल पे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है, 1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1 × 3/2 की 2 × 4 और उसकी पावर p, देन 1 × 3 × 5/2 × 4 × 6 और उसकी पावर p। इसमें फर्स्ट टर्म को हम नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, सिर्फ हमें एक ही चीज़ दे रखी है, बाकी सब में हमें फ्रैक्शन में दे रखा है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दे रखे हैं। तो इस अगर हम इसको लेंगे तो हम कोई भी फॉर्मूला कोई भी लॉजिक नहीं बना पाएंगे, nth टर्म नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। अब आ जाओ इस पर, देखिए ये क्या है 1, फर्स्ट टर्म में तो क्या है 1, सेकेंड टर्म में क्या है 1 × 3, थर्ड टर्म में क्या है 1 × 3 × 5, ऐसे है ना। तो हम देखते हैं कि कैसे कर 1 को मैं लिख सकती हूँ, अगर मेरे को 1 लिखना हो तो मैं इसको 2 × 1 - 1 लिख सकती हूँ। तो क्या बनेगा 2 - 1 1 बन गया। उसके बाद 1 तो है ही, 3 है, 3 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 - 1, 2 × 2 कितना होता है 4, 4 - 1 कितना होता है 3। उसके बाद क्या है 5, 5 को मैं लिख दूँ 2 × 3 - 1, 3 × 2 = 6, 6 - 1 5। अब देखो, अब आप 3 और 5 तो बहुत सारे मेथड से बना सकते हो, 3 और 5 बनाने के मेथड तो बहुत सारे हैं, बट हमें क्या करना होता है, हमें वो मेथड देखना है जिसमें आपकी 2 टर्म्स हमेशा फिक्स रहे और एक टर्म वेरी करे। अब इस पर देखो, ये 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है और ये 2 इसमें भी है ना, -1 इसमें भी है, -1 इसमें भी है, -1 इसमें भी है। तो ये 2 टर्म फिक्स हो गई, इसका मतलब हम यहाँ से कुछ फॉर्मूला बना सकते हैं। 2 टर्म्स फिक्स होगी तो हम nth टर्म के लिए भी इसको फिक्स कर सकते हैं। और अब हम ये देखेंगे कि जो टर्म वेरी कर रही है वो किस हिसाब से वेरी कर रही है। इस तरह से आपको nth टर्म बनानी होती है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि इन क्वेश्चंस में सिर्फ आपको nth टर्म ही बनानी आनी चाहिए, बाकी तो सारा ईजी ही है। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये इसकी फर्स्ट टर्म थी तो 2 के साथ 1 आ रहा है, सेकेंड टर्म थी तो 2 के साथ 2 आ रहा है, थर्ड टर्म 3 थी तो 2 के साथ क्या आ रहा है 3। तो अगर nth टर्म होगी तो क्या होगा, ये 2 तो फिक्स ही है, ब्रैकेट में देखना है क्या आएगा, -1 भी फिक्स ही है। अब मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट टर्म में 1 आया, सेकेंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, आगे फोर्थ टर्म में 4 होगा, तो nth टर्म में क्या होगा n होगा। तो इसका मतलब an का जो न्यूमरेटर होगा वो क्या बनेगा 1 × 3 × 5 अप टू 2n - 1। क्लियर है, समझ आ गया। अब आ जाओ डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर तो आसान ही है, देखो 2 × 4, 2 × 4 × 6, देन क्या होगा 2 × 4 × 6 × 8। 2 है, इसको 2 × 1 लिखा जा सकता है, 4 है, इसको 2 × 2 लिखा जा सकता है, ये 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, आगे 8 होगा तो उसको 2 × 4 लिख देंगे। यानी कि जो टर्म है हम उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म है तो 2 × 1, सेकेंड है तो 2 × 2, थर्ड है तो 2 × 3, वही टर्म ऐड हो रही है, तो इसकी nth टर्म क्या बन जाएगी 2 × n। क्लियर है, 2, 4, 6 अप टू 2n, और पावर क्या है देखो, सबकी पावर ही p है, तो सबकी पावर क्या आ जाएगी p। उसके बाद हमारा काम है a ऑफ n+1 निकालना। तो इसको निकालने के भी 2 मेथड है। एक तो सिंपली कि आप n को n+1 से रिप्लेस कर दो, ठीक है, यहाँ पे n की जगह n+1 पुट करो, 2 है, n+1 पुट करो -1, 2n+2 -1, 2n+1 आ गया, यानी कि लास्ट टर्म ये आ गई। अब आप कंफ्यूज कहाँ होते होंगे कि ये क्यों लिखा हुआ है, तो ये हम इसीलिए लिखते हैं, ये तो इसकी लास्ट टर्म है, इसमें कंफ्यूज मत हो। इस टर्म को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लिख रखा है लास्ट सेकेंड टर्म को, कि ताकि हम इन दोनों को जब डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाए, हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए, बस इसी वजह से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अब या तो आप इसको
n को रिप्लेस करके n+1 टर्म निकालो, या फिर जैसे हमने a ऑफ nth टर्म निकाली है वैसे आप a ऑफ n+1 टर्म निकालो। कैसे, देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट टर्म थी तो यहाँ पे 1 आ रहा था, सेकेंड टर्म थी तो यहाँ पे 2 आ रहा था, थर्ड टर्म थी तो यहाँ पे 3 आ रहा था, nth टर्म होगी तो यहाँ पे n आएगा, और n+1 टर्म होगी तो यहाँ पे n+1 आएगा, है ना। तो लास्ट टर्म क्या बन जाएगी, 2 ऑफ n+1 बन जाएगी। यहाँ पे हमने देखा 2 है, फिर 2 × 4 था, 2 × 4 × 6 था, तो nth के लिए 2 × 4 × 6 अप टू 2n था। तो n+1 के लिए क्या हो जाएगा, अगर 2n है तो n के लिए देखो 2n थी ना इसकी लास्ट टर्म, अगर ये nth टर्म के लिए 2n है तो n+1 टर्म के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 2n+2 आएगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो या फिर डायरेक्टली an की वैल्यू में n को n+1 से रिप्लेस करके भी निकाल सकते हो, एज़ योर विश। और लास्ट सेकेंड टर्म ज़रूर लिखनी है ताकि जब आप इनको डिवाइड करो तो ये कैंसिल हो जाए। अब इन दोनों को करते हैं हम डिवाइड। तो जब इनको डिवाइड करोगे, इस वाली टर्म से ये टर्म कैंसिल, इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, सिर्फ ये दोनों टर्म बचेंगी। और क्योंकि इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये इस तरह बन जाएगी। यहाँ से 2n को कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 2n को कॉमन ले लिया, अंदर ये टर्म बच गई, इससे कैंसिल हो गए, ये आ गया। अब क्या करा, दोनों साइड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दिया। यहाँ पे जब 1/∞ करोगे 0, 1/∞ करोगे 0, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1/1 इज़ 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है। अब ये हमने कौन सा टेस्ट लगाया है, डीएल-एम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाया ना। अब इसकी लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई। तो आपको पता है कि डीएल-एम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है 1 पे, है ना। तो हमने वही लिखा कि डीएल-एम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब an/n+1 की वैल्यू देखो, अभी हमने ये वैल्यू निकाली थी इसकी, ये वाली वैल्यू, तो वही लिख रखी यहाँ पे 1 + 1/n की पावर भी p है और इसकी पावर भी p है। तो ये पावर ऊपर रखी -p बन जाएगी, ये -p बना दी। क्यों बना रहे हैं हम, अब देखो डीएल-एम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट तो फेल हो गया। अब हम इस पर कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, गॉस टेस्ट, क्योंकि हमने देखा था कि जब 1 होता है तो गॉस टेस्ट एप्लीकेबल होता है। अब देखना ये है कि बनाना कैसे है इसको। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपने इन टर्म्स को ऐसे लिख दिया, क्योंकि हमने रिमार्क में देखा था कि हम क्या करते हैं, अदर टर्म्स को लिख देते हैं हमें an/an+1 को एक्सपेंड करना होता है 1/n की टर्म्स में, और हायर टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर देते हैं और उसको अदर इंटू 1/ इसकी फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, अब वही कर रहे हैं हम। ये दोनों टर्म्स आ गई। अब इस पर बायनॉमियल थ्योरम लगा दो, 1 + n की पावर x वाली लगा दी, यहाँ पे भी लगा दी। ये टर्म एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़। क्या किया, ये देखो ये वाली टर्म भी एज इट इज़ है, इसकी मल्टीप्लाई करके लिख रखा, कुछ भी नहीं कर रखा। अब जब आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, देखो 1 को 1 से करोगे तो 1 आएगा, 1 को -p/2n से करोगे तो -p/2n आएगा। जब 1 को इस वाली टर्म से करोगे तो ये वाली टर्म आएगी। तो इस टर्म को हमने नहीं लिखा। अब p/n को जब इससे करोगे तो n × n कितना बन जाएगा, n², यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को भी हमने नहीं लिखा। जब इससे इसको करोगे तो n³ बनेगा, तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को भी हमने नहीं लिखा। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो और पावर बढ़ जाएगी, इससे करोगे तो और पावर बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब हमने अदर टर्म्स के अंदर क्या लिख दिया, 1/n की पावर 1 + गामा। जैसे जैसे गामा की वैल्यू को चेंज करोगे तो वैसे वैसे यहाँ पे n की पावर बढ़ जाएगी, और इस ब्रैकेट के अंदर हमने उन सारे टर्म्स को लिख दिया। यहाँ पे सिर्फ n की 1 पावर तक ही आपने इसको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये 3 टर्म्स ही रखी। ये क्या है, an/an+1 की वैल्यू। यहाँ पे ज़रूर लिख देना कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1/n की हायर पावर्स है। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, जो हमारी स्टेटमेंट थी गॉस थ्योरम की, गॉस टेस्ट की, 1 + λ/2 यही थी ना। तो यहाँ पे लैम्डा का हमने ये देखना कि लैम्डा का काम कौन कर रहा है। देखो कंपेयर करो, 1 क्या था, 1 + λ/n + गामा n / n की पावर 1 + डेल्टा, यही है ना। इससे इसको कंपेयर करो, 1 + λ/n। यहाँ पे लैम्डा का काम, यहाँ पे लैम्डा ये है ना। अभी देखो हम क्या करते हैं, an/an+1 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस इसको, जब अब ये देखो p/n है -p/2n है, क्योंकि दोनों के ही नीचे n है तो इसको हम एलसीएम ले दें तो ये क्या बन जाएगा, 2p - p। ये क्या आ गया, p/2n, p/2n आ गया। तो p/2n को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, p/2 और नीचे n। ठीक है, क्यों लिखा ऐसे मैंने, क्यों लिखा, क्योंकि गॉस टेस्ट की थ्योरम में, गॉस टेस्ट में क्या है, स्टेटमेंट पे λ/n है। तो नीचे आपको सिर्फ और सिर्फ लैम्डा को, सिर्फ और सिर्फ n को रखना है।
तो ऊपर हमने क्या ले दिया, इसको 2 को ऐसे लिख दिया। तो अब यहाँ पे लैम्डा का काम कौन कर रहा है, ये p/2। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो किस पे डिपेंड करेगा कि ये लैम्डा है, ये p/2 है। अभी हमने देखा था कि अगर ये 1 से बड़ा होगा तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, 1 के इक्वल होगा तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी, 1 से छोटा होगा तो भी डाइवर्जेंट होगी। तो हमने यही लिखना है यहाँ पे कि बाय गॉस टेस्ट अगर ये p/2 की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। p/2 की वैल्यू 1 से बड़े होने का क्या मतलब है कि p किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है। डाइवर्ज कब करेगी, जब p/2 1 से छोटा है या 1 के इक्वल है। इसका मतलब जब p 2 से छोटा है या 2 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारे पास गॉस टेस्ट से हमने इसको प्रूफ कर दिया, था ना इजी। तो गॉस टेस्ट क्या है, हर किसी पे एप्लीकेबल हो गया। अब आ जाओ इसके सेकेंड एग्जाम्पल पे। इफ़ x a b d आर ऑल पॉजिटिव डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़। ये सारे पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं हमें। देखो a है फर्स्ट टर्म में, सेकंड में a इंटू a प्लस डी है, थर्ड में a इंटू a प्लस डी इंटू a प्लस 2d है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। और x की पावर फर्स्ट टर्म में x की पावर 0 थी, सेकंड टर्म में x की पावर 1 थी, थर्ड टर्म में x की पावर 2 थी। तो जो टर्म है उससे एक पावर यहाँ पे कम होती जा रही है। तो nth टर्म में x की पावर क्या होगी, n-1 होगी। इतना तो हमें समझ में आ गया। अब a का कंसेप्ट देखते हैं हम। फर्स्ट टर्म में a, सेकंड में a इंटू a प्लस डी, थर्ड में a इंटू a प्लस डी इंटू a प्लस 2d। यानी कि थर्ड टर्म है तो a प्लस 2d ऐड हो रहा है, सेकेंड टर्म है तो a प्लस डी ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब जो टर्म है उससे एक नंबर कम ऐड हो रहा है, यही मतलब है। तो nth टर्म में क्या होगा, a इंटू a प्लस डी, a प्लस 2d इंटू a प्लस n-1 इंटू डी। यानी कि जो टर्म है उससे एक कम, तो nth टर्म है तो इसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा, n-1 ऐड हो जाएगा। ये तो हो रहा है। थर्ड टर्म में a प्लस 2d ऐड हो रहा है, तो मतलब थर्ड टर्म में 2 ऐड हो रहा है, तो nth टर्म में n-1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। नीचे देखो, नीचे भी यही सेम कंसेप्ट है, b प्लस डी, b प्लस डी, b प्लस 2d, यानी कि एक कम। तो क्या बन जाएगा, b प्लस डी, b प्लस 2d अप टू b प्लस n-1 इंटू डी। और x का मैंने आपको समझा ही दिया, समझ में आ गया। अब a ऑफ n+1 टर्म निकालेंगे, a ऑफ n+1 निकालेंगे ना हम, क्योंकि हमें पहले क्या अप्लाई करना है, डीएल नंबर रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है। तो a ऑफ n+1 निकालो, आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे n को डायरेक्टली n+1 पुट कर दो तो भी ये टर्म आएगी, और अगर आप ऐसे समझना चाहो इस वाले फॉर्मूले से तो भी यही टर्म आएगी, कैसे भी कर सकते हो आप। n को n+1 से रिप्लेस कर दोगे तो n+1-1 बन जाएगा, सिर्फ n बचेगा, a प्लस n इंटू डी, a प्लस एन डी। ये ध्यान रखना, ये क्या है, ये यही वाली टर्म है, लास्ट सेकेंड टर्म है, इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। ये हम क्यों लिखते हैं, ताकि हम जब डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाए, सेम एज इट इज़ नीचे हो जाएगा। a ऑफ n+1 है तो x की पावर n हो जाएगा, n को जब n+1 से रिप्लेस करोगे तो n+1-1 x के n बचेगा, ठीक है। अब कर दो इन दोनों को डिवाइड। तो जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, ये वाली टर्म बचेगी और 1/x बचेगा। अब यहाँ से क्या करो, b को कॉमन, यहाँ से क्या कर रहा है, फिर आपने, हाँ देखो यहाँ से, यहाँ पे भी एन डी है और यहाँ पे भी एन डी है, दोनों में है ना एन डी, तो एन डी को कॉमन ले लो। तो यहाँ से जब एन डी को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस बी अपॉन एन डी। यहाँ से एन डी को कॉमन लोगे तो 1 प्लस ए अपॉन एन डी, एन डी से एन डी कैंसिल, ये वाली टर्म बच गई। अब दोनों साइड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दो, तो 1/∞ 0, 1/∞ 0, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 इंटू 1/x इज़ 1/x। तो ये हमारी क्या आ गई, लिमिट की वैल्यू आ गई। हम कौन सा टेस्ट अप्लाई किया है, हमने डीएल नंबर रेशियो टेस्ट। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि लिमिट अगर 1 से बढ़ोगी तो कन्वर्जेंट, इसका मतलब x अगर 1 से छोटा होगा तो कन्वर्जेंट, 1 ये जो लिमिट है ये 1 से छोटी होगी तो डाइवर्जेंट, इसका मतलब x अगर 1 से बड़ा होगा तो डाइवर्जेंट, और x = 1 पे रेशियो टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। तो देखिए, अगर रेशियो टेस्ट फेल हो गया तो हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, गॉस टेस्ट। गॉस टेस्ट के लिए क्या करना होता है, an/an+1 की इसको 1/n की टर्म्स में एक्सपेंड करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये हमारे पास टर्म आई थी, अब केस कौन सा है, जब x 1 के इक्वल है, ये वाली टर्म में x को 1 के इक्वल रख दो तो सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। अब इसकी पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 बन जाएगी ना, तो वही किया हुआ है। देखो ये एज इट इज़, इसकी पावर को ऊपर ले गए -1, ये एज इट इज़ 1 + x की पावर -n का बाइनोमियल थ्योरम लगा दी, 1, ये माइनस आगे आ जाएगा, -a/n_d, देन प्लस पावर बढ़ जाएगी a का स्क्वायर, n का भी स्क्वायर, d का भी स्क्वायर, देन माइनस आ जाएगा, a की पावर भी बढ़ जाएगी, n का क्यूब, d का क्यूब, ऐसी इसकी बाइनोमियल ओपन हो जाएगी।
अब जब आप इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, 1 को इससे करोगे तो यही टर्म आएगी, जब 1 को इससे करोगे तो ये टर्म आएगी, क्योंकि इसके अंदर n स्क्वायर है तो इसको हम इस टर्म के अंदर रखेंगे। जब इस वाली टर्म की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ये हमने यहाँ पे रख ली। पर जब आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर बन जाएगा, वो भी आपने इसके अंदर डाल दिया और इसकी वाली भी इसके अंदर डाल दिया। तो हमने यहाँ पे रखनी कौन सी टर्म होती है, सिर्फ n की पावर 1 वाली, बाकी को हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर 1/n की हायर पावर्स होती है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको गॉस टेस्ट अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद देखो, अब हमें पता है कि इन दोनों का क्या है, एन डी है, तो इनको एन डी एलसीएम लोगे माइनस करोगे क्या आएगा, b माइनस ए बाई एन डी, ये बचेगा ना b बाय, और गॉस टेस्ट की स्टेटमेंट क्या होती है, लैम्डा बाय। तो आपको इसको लैम्डा बाय एन से कंपेयर करना है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नीचे n बचना चाहिए। तो मैं इसको लिख दूँ b माइनस ए बाई डी बाई एन, इसका एक ही मतलब है। तो ये किसका काम करेगा, अब लैम्डा का। तो गॉस टेस्ट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या है, लैम्डा है, और ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी अगर इस लैम्डा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो इसका ये लैम्डा का काम कौन कर रहा है, b माइनस ए बाई डी, ये 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब b माइनस ए बड़ा होगा d से, और इसका मतलब b बड़ा होगा d प्लस ए से। तो ये लिखा रखा है यहाँ पे। और डाइवर्ज करेगा अगर ये वैल्यू 1 से छोटी होगी या 1 के इक्वल होगी, तो इसका मतलब b माइनस ए, या b माइनस ए, देखो b माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू d, और यू कैन से b लेस देन इक्वल्स टू d प्लस ए। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कि ये वाली गिवन सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट होगी अगर ये वाली टर्म होगी, और डाइवर्जेंट होगी अगर ये होगी। क्लियर है, समझ में आ गया। उसके बाद देखो आपका लास्ट एग्जांपल, जिसमें nth टर्म निकालने का तरीका बस आपको समझना है, बाकी का आप खुद भी कर सकते हो। देखिए nth टर्म कैसे निकाल रखी है। इफ़ x अल्फा बीटा गामा आर ऑल पॉजिटिव, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज विच इज़ गिवन बाय दिस। सो सारी पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है। फर्स्ट टर्म को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अब इनमें देखो क्या पैटर्न बन रहा है। फर्स्ट टर्म में क्या है, अल्फ़ा। सेकंड में क्या है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1। थर्ड में क्या है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 2। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, और ये थर्ड थी, है ना। तो सेकंड टर्म थी तो अल्फ़ा प्लस 1 था, थर्ड टर्म थी तो अल्फ़ा प्लस 2 ऐड हुआ, यानी कि जो टर्म है उससे एक नंबर कम ऐड हो रहा है। तो nth टर्म में क्या होगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 2 अप टू अल्फ़ा प्लस n माइनस 1, क्योंकि nth टर्म है तो एक नंबर कम, दैट मीन्स n माइनस 1 ऐड हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा की टर्म बना दी। क्लियर है। अब आ जाओ बीटा पे। फर्स्ट टर्म है तो बीटा, सेकेंड है तो बीटा इंटू बीटा प्लस 1, थर्ड है तो बीटा इंटू बीटा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 2। इसमें भी वही काम हो रहा है कि थर्ड टर्म है तो बीटा प्लस 2 है, सेकेंड टर्म है तो बीटा प्लस 1 है, और फर्स्ट टर्म है तो सिर्फ बीटा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म से एक कम। तो nth टर्म में क्या होगा, बीटा इंटू बीटा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 2 अप टू बीटा प्लस n माइनस 1 इंटू 2। क्यों, क्योंकि nth टर्म में एक कम, यानी कि n माइनस 1, तो बीटा प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आ गया। देखो अल्फ़ा वाला बना दिया, बीटा वाला बना दिया। अब आ जाओ x की पावर पे। फर्स्ट टर्म थी तो x की पावर 1, सेकेंड थी तो x की पावर 2, थर्ड थी तो x की पावर 3, तो nth होगी तो x की पावर n। ये भी समझ में आ गया। अब आ जाओ इस पर। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म है तो 1, सेकेंड टर्म है तो 1 इंटू 2, थर्ड टर्म है तो 1 इंटू 2 इंटू 3, फोर्थ टर्म में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, nth टर्म में कहाँ तक हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू n तक। क्लियर है। अब आ जाओ इस पर। फर्स्ट टर्म है तो गामा, सेकेंड टर्म है तो गामा इंटू गामा प्लस 1, थर्ड है तो गामा इंटू गामा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 2। तो जो अल्फ़ा बीटा के लिए था वही गामा के लिए है कि नंबर ऑफ टर्म से एक कम है। तो nth टर्म में क्या हो जाएगा, गामा इंटू गामा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 2 अप टू गामा प्लस n माइनस 1। क्लियर है, समझ में आ गया। x की पावर समझ में आ गई। तो इसमें मेन काम था nth टर्म को समझना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ a ऑफ n प्लस 1 पे। तो सिंपली n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दो। ये वाली सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट सेकंड टर्म लिख रखी है, यहाँ पे n प्लस 1 करोगे तो n प्लस 1 माइनस 1 बन जाएगा, सिर्फ बीटा प्लस n बचेगा, और सेम एज इट इज़ यहाँ पे। और n प्लस 1 से इसको रिप्लेस करोगे, n को n प्लस 1 से रिप्लेस करोगे तो डायरेक्टली यही आ जाएगा। अब क्या करो, इन दोनों का टर्म को डिवाइड कर दो। तो देखिए जब आप इन दोनों टर्म को डिवाइड करोगे तो ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगी। ये वाली टर्म ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो एक तो ये बचेगा, एक ये बचेगा, है ना। ये बचेगा और ये बचेगा। नीचे देखो 1 2 n 1 2 n, ये कट जाएगा, है ना।
गामा इंटू गामा प्लस वन अप टू दिस, यानी कि गामा इंटू गामा प्लस वन, ये वाली टर्म्स तो सारी कैंसिल हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर तो आपकी सिर्फ कोई टर्म बचेगी नहीं, सिर्फ ये बचेगी और ये भी इससे डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे क्या बचेगा, एक तो ये n प्लस वन और एक ये, यानी कि 1 2 3 4, ये 4 टर्म बचेंगी और x की पावर n डिवाइड बाय x की पावर n प्लस वन, ये तो था ही साथ में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली 4 टर्म आ जाएगी और 1/x बचेगा। ठीक है, अब क्या करो, लिमिट को n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करवा दो। क्यों? क्योंकि हम रेशो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हर क्वेश्चन में सबसे पहले हम अब तक डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट ही अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, जब आप n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाओगे, उसको अप्रोच करवाने के लिए पहले n को कॉमन ले लो थ्रू आउट। यहाँ से n को कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा 1 + 1/n, यहाँ से n को कॉमन लो 1 + 1 बाय गामा बाय n + 1, यहाँ से n को कॉमन लो 1 + अल्फ़ा बाय n, यहाँ से 1 + बीटा बाय n। ऐसे कर लोगे, ऊपर वाले n से नीचे वाला n काट दोगे, 1/x बचेगा, ये टर्म आ जाएगी। तो अब ये क्या आ गई आपकी लिमिट। डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या कहता है, अगर ये 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटी है तो डाइवर्जेंट। ये अप्लाई कर दिया आपने। अब 1 पे रेशो टेस्ट अप्लाई नहीं होगा, इस पर लगा दो गॉस टेस्ट। गॉस टेस्ट क्या कहता है, an/n + 1 की पावर को एक्सपेंड करना है, तो इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दी अंदर, फिर n² को कॉमन ले दिया, बाहर ये कट जाएगा, ये टर्म बचेगी और ये टर्म बचेगी। इसकी पावर ऊपर जाके -1 और इसकी पावर ऊपर जाके -1, ये आ जाएगा। इनको एस्टिस रखो, इस पर बायनॉमियल थ्योरम को अप्लाई कर दो। सेम वही कंसेप्ट लगाना है, जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म आ गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई में सिर्फ n वाली टर्म्स को बाहर रखना, बाकी अदर टर्म्स को इसके अंदर डाल देना, ये टर्म एस्टिस लिख देना। ठीक है, ये वाली टर्म बचनी चाहिए आपके पास। अब इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दो आपस में और साथ में इसको लिख दो। यहाँ पे चारों का एलसीएम n है, n एलसीएम ले दो, 1 + गामा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये बच जाएगा। लैम्डा बाय n होता है तो लैम्डा का काम ये करेगा, तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी अगर ये लैम्डा 1 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि ये गामा की वैल्यू किससे बड़ी है, अल्फ़ा प्लस बीटा से, क्योंकि 1 - 1 तो 0 बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा से। ये सीरीज़ डाइवर्ज करेगी अगर ये वाली वैल्यू 1 से छोटी है और 1 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी अगर ये कंडीशन होगी, और अगर डाइवर्जेंट होगी तो ये कंडीशन होगी। तो इसको तो आप खुद भी सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया ऑलरेडी, मुझे लगा नहीं था कितना टाइम लग जाएगा इस शॉर्टेस्ट टॉपिक में, बट लग गया। अब ये थर्ड वाला एग्जाम्पल आप खुद से कर लेना, बाकी मैंने आपको समझाई थी और उसमें समझाने की चीज़ थी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।